नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हिंदी भाषा का मानकीकरण। तो देखिए, हिंदी भाषा में जो देखिए आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका है, अभी हमने वसंत पाठ्य पुस्तिका में आपके काफी सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और ये बीच में आपको गैप इसलिए दिया जाता है ताकि आप उन पाठों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें, आप उन पाठ को कंप्लीट कर सके। पाठ हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। किसी भी पाठ में यदि कोई डाउट होता है तो उसको भी क्लियर जरूर कर लें। तो आज हम हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का मानकीकरण। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्तनी। वर्तनी के बारे में, तो वर्तनी का क्या अर्थ होता है, वर्तनी क्या है, वर्तनी किसे कहते हैं। देखिए, वर्तनी भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया है। यानी कि जो भाषा है हमारी, उसको शब्दों से अभिव्यक्त करने की क्रिया को कहते हैं। वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम हिंदी भाषा में, आप देखिए वर्तनी, इसको आप वर्ण भी कह सकते हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। शब्दों को वर्णों से, जो वर्ण आप वर्णों से जिनसे शब्द बनते हैं, कि किस तरह से आप उनको अभिव्यक्त करते हैं, किस तरह से आप उसको जोड़ते हैं, किस तरह से आप उसको कहते हैं किसी भी भाषा को। और वर्तनी को ही अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। वर्तनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पेलिंग कहा जाता है। और उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तनी, या फिर बोलने या लिखने के अक्षर या तरीका। कैसे, इसकी वर्तनी क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है। कोई भी शब्द जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं इसकी वर्तनी क्या है, यानी कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो किसी भी लिपि के प्रतीक चिन्ह, जो लिपि के प्रतीक चिन्ह होते हैं, लिपि के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। किसी भी लिपि के, चाहे वो हिंदी की लिपि हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे वो किसी भी लिपि की हो, उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। यानी कि जैसे अंग्रेजी के वर्ण होते हैं। लिपि चिन्ह को उचित क्रम में लिखकर, उचित क्रम में लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। आप ध्यान लगाइए कि हमने वर्ण पढ़ा है, हमने शब्द पढ़ा है, हमने वाक्य पढ़ा है। ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि किसी लिपि के प्रतीक चिन्ह को जो कि वर्ण उचित क्रम में लिखते हैं, और उससे जब कोई शब्द निरूपित किया जाता है, कोई शब्द बनाया जाता है। जैसे उचित क्रम में अगर हम लिखेंगे क म ल, कमल, ठीक है, इस तरह से अ द र क, अदरक। तो एक निश्चित क्रम लगा रहे हैं, निश्चित क्रम में लगा रहे हैं और एक शब्द बना रहे हैं, एक शब्द निरूपित कर रहे हैं। तो यही उसकी वर्तनी कहलाती है, यही उसकी वर्तनी कहलाती है। यानी कि हमने यहाँ पर क म ल, कमल शब्द मिलाए, यानी कि निश्चित क्रम में उनको निरूपित किया, उनको निश्चित क्रम में लगाया, सार्थक क्रम में लगाया, और फिर उससे एक शब्द बन गया। और ये जो सार्थक क्रम जो हमने यहाँ पर निरूपित किया है, यही इस शब्द की वर्तनी है। यही क्या है, इस शब्द की वर्तनी है। और वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। वर्तनी का सीधा संबंध किससे है, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। जैसे हिंदी भाषा में मैंने कहा अदरक, तो अदरक, अ द र क,
अदरक। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। ध्वनि उच्चारित किया अ, द, र, क, ठीक है। तो ये आपकी ध्वनियों का उच्चारण हुआ और इसी से हमारी वर्तनी जो है बनी। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा जो एक टॉपिक है वो इस पर पढ़ा है कि किस तरह से हम जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम उच्चारण करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम कई बार लिख देते हैं और जिससे क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर जो वर्तनी है उसके बारे में आगे यहाँ पर बताया है कि हिंदी भाषा की जो वर्तनियां हैं वो क्या है। देखिए भारतीय भाषाओं की लिपियां ध्वन्यात्मक है, यानी कि फोनिक्स। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे ध्वनियां निकलती हैं। अंग्रेजी में हम कई बार जो उच्चारण है उसको हम गलत करते हैं। ज्यादातर हम अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण जो है गलत तरीके से करते हैं और हिंदी में भी कई बार हम इस तरह की गलतियां करते हैं। तो भारतीय भाषाओं की जो लिपियां हैं वो ध्वन्यात्मक है, यानी उनमें लिपि चिन्हों और संबंधित उच्चारण में एक संबंध होता है। जो लिपि का चिन्ह है और जैसे उच्चारण कर रहे हैं उन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है, उन दोनों में कनेक्शन होता है। और इसीलिए हिंदी में हमेशा ध्वनियों को उच्चारित करने में और उनको व्यक्त करने में सरलता होती है। अंग्रेजी सीखना यहीं पर हमारे लिए टफ हो जाता है हिंदी सीखने की अपेक्षा। हिंदी में क्या होता है कि जितनी भी लिपियां हैं उनकी जो ध्वनियां हैं, ध्वनि चिन्ह जो है उनका जो संबंध होता है, ध्वनि लिपि चिन्हों से संबंधित उच्चारण में एक संबंध होता है। दोनों में क्या होता है, एक संबंध होता है। अगर फ का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लिखेंगे खाली फ, लेकिन अंग्रेजी में अगर हम फ का उच्चारण करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे PH। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजी में काफी हमें डाउट में डाल देती है, काफी हमें एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से काफी कंफ्यूज करती है। तो इस कारण अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए बहुत टफ होता है शुरुआत से ही, और हिंदी जल्दी से हम सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई बार अब जो है स्थितियां बदल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं, क्यों कई बार ऐसी हम गलतियां कर जाते हैं कि हम शब्द बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, और कई बार हम गलत लिख देते हैं जब हम सेम बोलते हैं और सेम लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें गलत क्यों हो रही हैं, ये दोनों गलतियां क्यों हो रही हैं, इसके अनेक कारण हैं। ये स्थितियां अनेक कारणों से बदल रही है। बहुत सारे रीजन है जिससे हिंदी भाषा की जो वर्तनी है वो थोड़ा सा गलत हो रही है, खराब हो रही है। बच्चे गलती कर रहे हैं लिखने में। जैसे क्षेत्रीय आंचलिक उच्चारण का प्रभाव, सबसे मेन चीज मैंने आपको बताई थी कि भाषागत जो एक तरह से गलतियां हैं कि अगर आप अपनी भाषा में किसी शब्द को जैसे प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी भाषा में उस शब्द को दूसरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तीसरी भाषा में उस शब्द को अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो जब सब लोग इस चीज को लिखेंगे, लिखकर जब इस चीज को देखेंगे तो आपको तीनों शब्दों में भिन्नता दिखाई देगी, तीनों शब्द आपके अलग अलग होंगे। तो अब इसमें सही क्या है, आपने ये कैसे देखना है। तो ये सब चीजें यानी कि ये स्थितियां जो है अनेक कारणों से बदल रही है, यानी कि जो लिपियां हैं, जो वर्तनी जो हमारी खराब हो रही है वो अनेक कारणों से हो रही है। सबसे पहला कारण है आंचलिक उच्चारण का प्रभाव, क्षेत्रीय आंचलिक उच्चारण का प्रभाव। उस जगह पर जैसे उस भाषा को बोला जाता है, उस शब्द का उच्चारण किया जाता है, बिल्कुल उसको उसी तरह से लिख देना। अगला है अनेक रूपता, यानी कि एक शब्द के अनेक तरह से एक शब्द को अनेक तरह से लिखा जाता है। दूसरा है भ्रम, एक कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। तीसरा है परंपरा, यानी कि अगर इस तरह की परंपरा चल रही है तो उसी का निर्वाह भी हमें आगे करना है, हमें उस शब्द को उसी तरह से लिखना है। कई बार हम कहते हैं कि ऐसे मत लिखो, गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, ऐसे ही लिखते हैं तो इसी को सही माना जाता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो गलत हमें करने के लिए एक तरह से हम गलत लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर बताया है, एक ही शब्द की कई वर्तनियों की मिलने की वजह से इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द की तलाश हुई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सुनना भी उतने ही ध्यान से है और लिखना भी उतने ध्यान से है। जैसा आप सुनेंगे वैसा आप लिखेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, मिस्टेक होगी। अब देखिए, एक ही शब्द की कई वर्तनियां मिलने से, एक शब्द की एक से अधिक वर्तनी यानी कि एक से अधिक लिखने का तरीका मिलने से अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द की तलाश हुई। किसी सार्थक शब्द को ढूंढा गया कि सही अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है, उसको लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर हुई शब्द लिखा है, हुई शब्द लिखा है, तो इसमें आप विविधता देख सकते हैं। इसमें क्या विविधता दृष्टि हुई, जैसे देखिए हुई, क्योंकि हम कहते हैं हुई तो कौन सी ई आ रही है, छोटी ई आ रही है, जाहिर सी बात है। तो हुई आप देख सकते हैं यहां पर हुई, हुई और हुई, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से शब्दों को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्तनी का एक तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हुई, कितने ज्यादा डिफरेंस, कितना ज्यादा इन शब्दों में है। हमने 4 शब्द यहाँ पर लिखे हैं और चारों शब्द जो है अलग अलग हैं। तो इसी कारण कि एक शब्द की एक से अधिक जो है वर्तनी मिलने की वजह से इनको अभिव्यक्त करने के लिए हुई, 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 हुई। तो देखिए, ये सारे जो अलग अलग यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं, इनसे अभिव्यक्त करने के लिए यानी कि कैसे इनको स्पष्ट करें, कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे बोलें, कैसे उच्चारण करें, इससे क्या हुआ कि एक सार्थक शब्द की तलाश हुई। हिंदी में अगर हम जैसा बोलते हैं, कई बार हिंदी में जैसा बोलते हैं, देखिए हुई करके तो हमारा ये शब्द भी हमें सही लग रहा है, ये शब्द भी हमें सही लग रहा है, ये शब्द भी हमें सही लग रहा है। तो कई बार हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। जब हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मैंने कहा हुई, हु या मैं ई की मात्रा हुई, ठीक है। ऐसे ही जैसे सुनने में ग ये, ग ए सही लगता है, ग ये नहीं। सुनने में आपको ग ए सही लगता है, आपको ग ये नहीं। मगर हम देखेंगे कि गए शब्द क्यों सही है, गए शब्द को क्यों सही कहा गया है, ये हम देखेंगे आगे। इस विधि से उत्पत्ति भी छिप जाती है, इस विधि से शब्द की उत्पत्ति भी छिप जाती है। यानी कि कई बार जब हम वर्तनी में इस तरह की गलतियां करते हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई है। तो शब्द की उत्पत्ति भी इस कारण से छिप जाती है। और उच्चारण प्रमुख है और प्रायः सभी भाषाओं में उच्चारण दोष पाया जाता है। उच्चारण सबसे ज्यादा मेन होता है, जैसे आप उच्चारित करेंगे वैसा आप लिखेंगे। तो सबसे मेन होता है पार्ट उच्चारण। इसीलिए आपको हिंदी में सबसे पहले रीडिंग भी करना आना चाहिए, आपको अपनी बुक भी पढ़नी आनी चाहिए, और रीडिंग के साथ साथ आपको इमला, जैसे हम लिखते हैं ना कि कोई शब्द आपको सामने से बोल रहा है और आप उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी दोनों चीजें, एक बच्चा बोलेगा, पढ़कर आपको सुनाएगा, आप लिखेंगे, बिल्कुल 8 से 10 वर्ड लिखेंगे, 50 वर्ड लिखेंगे, 100 वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, पूरा पेज लिखेंगे, और दूसरा फिर आप बोलेंगे, दूसरा बच्चा लिखेगा। इससे क्या होगा कि दोनों की
जो गलतियां हैं, एक उच्चारण संबंधित गलती और दूसरी लिखने संबंधित गलती, आप दोनों को समझ पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप दोनों में बता पाएंगे कि किसमें कौन सी कमी है, कौन अच्छे से पढ़ नहीं पाता है और कौन अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि उच्चारण प्रमुख है और सभी भाषाओं में उच्चारण का दोष पाया जाता है, यानी कि ज्यादातर जो भाषाएं हैं उनमें उच्चारण दोष पाया जाता है, यानी कि सही से वो शब्द उच्चारित नहीं किए जाते। खास तौर पर आप अंग्रेजी के लिए आजकल देखते होंगे कि आप YouTube देखते हैं या और भी चीजें देखते हैं, आप देखेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी में शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। किसी भी शब्द को बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत बदलाव होता है अंग्रेजी के शब्दों को जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं और जिस तरह से वहां पर हमें उच्चारित करके दिखाए जाते हैं। और अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अमेरिकन हम कहते हैं अंग्रेजी, या अलग अलग जगहों की जो अंग्रेजी है उसमें भी उच्चारण के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये उच्चारण दोस्तों हर जगह पाया जाता है। कभी सही लिखा हो मगर बोला गलत जाता है, कभी सही लिखा हुआ रहता है लेकिन बोला गलत जाता है, कई बार बोला गलत जाता है तो साथ ही लिखा भी गलत जाता है। तो इस तरह से आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अब देखिए यहाँ पर वर्तनी के मानकीकरण के निम्न नियमों को हम विस्तार से देखेंगे आगे कि वर्तनी का मानकीकरण कैसे किया जाता है। जैसे देखिए खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्त रूप से परंपरागत तरीके से खड़ी पाई वाले को हटाकर ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे शब्द देखिए, ख्याति, लग्न, विघ्न, लग्न, विघ्न, कच्चा, कुत्ता, डिब्बा, छज्जा, उल्लेख, नगण्य, पथ्य, तो ये सारे शब्द हैं जिनसे हम संयुक्त। उसके बाद आता है हमारा कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? ये कारक चिन्ह होते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि संज्ञा शब्द प्रतिपादित से पृथक लिखे जाते हैं। प्रातिपदिक पृथक लिखे जाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द से ये क्या होता है, अलग लिखे जाते हैं। जैसे राम ने, ठीक है, कारक बताए थे ना हमने, राम ने, राम को, राम से, स्त्री का, स्त्री से, सेवा में। तो कारक चिन्ह हमने यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं आपके? कारक चिन्ह पूरा टॉपिक पढ़ा है आपने यहाँ पर। क्या होते हैं कारक, कितने टाइप के होते हैं, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। कारक आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और आपका यहाँ पर और भी अधिकरण कारक, और बहुत सारी शब्द जो है उनसे इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, करण कारक की विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, संबंध कारक की विभक्ति क्या है, और आपका अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, वो सब आपको बताया गया है। अब देखिए, सर्वनाम शब्द कारक चिन्ह प्रतिपादित के साथ मिलकर जाते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द तो क्या करते हैं, अलग लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द अलग लिखे जाते हैं, सर्वनाम शब्द प्रतिपादित के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे तू, तू क्या है, सर्वनाम शब्द है और उसमें हमने ने जोड़ा, तू ने। आप क्या है, सर्वनाम शब्द है, हमने उसमें जोड़ा ने, आपने। तुम सर्वनाम शब्द है, उसमें हमने से जोड़ा, तुमसे। उस आपका सर्वनाम शब्द है, उसमें हमने ने जोड़ा, उसने, उसको, उससे, उस पर, आदि। अब देखिए, ये तो इसके शुद्ध शब्द है, ये क्या है, इसके शुद्ध शब्द है। लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, मेरे को, मेरे को। तो मेरे को कोई शब्द नहीं होता, ये आपका अशुद्ध शब्द है। मेरे से, ये भी आपका अशुद्ध
शब्द है। तो किस तरह से कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो हमने पहले देखा कि संज्ञा के साथ जो प्रतिपादित होते हैं वो पृथक लिखे जाते हैं और सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह होते हैं वो प्रतिपादित के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। अब देखिए अगला है टॉपिक, सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो उनमें पहला मिलाकर लिखा जाता है और दूसरा पृथक करके लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के साथ जब दो कारक चिन्ह होंगे तो पहला कारक उसके साथ मिलाया जाएगा क्योंकि सर्वनाम के साथ कारक को मिलाया जाता है और दूसरा जो है उससे पृथक लिखा जाएगा। जैसे देखिए उसके लिए, तो उसके लिए, तो के भी आपका के लिए आपका क्या है, संप्रदान कारक है। तो के, उसके साथ हमने के जोड़ा है और लिए जो दूसरा शब्द है वो हमने अलग लिखा है। इसमें से, तो इस में को हमने जोड़ा, एक हमने जोड़ लिया और से जो हमारा दूसरा कारक चिन्ह है उसको हमने अलग लिखा है। ध्यान रखिएगा। तीसरा है हमारा सर्वनाम और कारक चिन्हों के बीच ही, तक आदि का निपात हो। अब हमने निपात भी यहां पर पढ़े थे। तो देखिए निपात क्या होते हैं, जब हम किसी भी शब्द को एक सरल भाषा में कह देते हैं। एक होता है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सरल भाषा में मैंने कह दिया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और दूसरा होता है कि मैं किसी बात को बल देकर कहती हूँ, किसी बात पर फोर्स करके कहती हूँ, मैं कल ही दिल्ली जाऊंगी, मैं कल ही दिल्ली जाऊंगी। तो आपका जो ही शब्द है वो आपका निपात है। क्या कर रहा है, आपकी बात पर बल दे रहा है, आपकी बात को एक तरह से फोर्स वहां पर कर रहा है। जैसे ये आप ही के लिए है, जैसे हम कहते हैं ना ये आपके लिए है, ये आप ही के लिए है, ठीक है। मुझ तक को, तो यहाँ पर दो चीजें निपात बताई गई है, ही और तक का निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाता है। अगर देखिए आप ही, तो आपके लिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि आपने, आपको, तो ये सारे क्या है, सर्वनाम है और इसमें आपका जो कारक चिन्ह होता है वो सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप ही के लिए, तो अब आप और के लिए के बीच में आपका क्या आएगा, निपात आएगा, ठीक है। और सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए आप ही के लिए, चारों शब्द अलग अलग है। और साथ ही मुझ तक को पता नहीं है, ये कहते हैं ना मुझको पता नहीं है, ये बात मुझको पता नहीं है और फोर्स लगाकर कही जाती है कि ये तो मुझ तक को पता नहीं है। तो मुझ तक को, मुझ और को, उसके बीच में निपात आएगा तक और सारे शब्द जो है अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि सर्वनाम है लेकिन फिर भी यहाँ पर शब्द आपका नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया है, निपात आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए साथ ही क्रियापद भी हमने पढ़ा है कि क्रियापद छाटिए, कहते हैं ना कि क्रियापद छाटिए, इस वाक्य में क्रियापद छाटिए। तो क्या होते हैं क्रियापद देखिए क्रियापद की पहचान करना बहुत आसान है। जैसे आना, खाना, जाना, नहाना। अब देखिए इनका जो वर्तमान रूप होता है वो होता है आता, खाता, नहाता आदि। लेकिन अब क्रिया जहां पर हो रही है, आना, खाना, जाना, नहाना, संयुक्त क्रियापदों में अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाती हैं। जो संयुक्त क्रियापद होते हैं जैसे कि पढ़ा करता है, आ सकता है, संयुक्त क्रियाएं, ठीक है। जाया करता है, खाया करता है, संयुक्त दो क्रिया है यहाँ पर।
जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। तो यहाँ पर क्या है, जो सारी क्रियाएं हैं वो अलग अलग लिखी जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी क्रियाएं अलग अलग लिखी गई है। अब देखिए आगे, ई, और ए और ये के प्रयोग में भ्रांतियां। 4 शब्द यहाँ पर दिए हैं कि कई बार हम इनमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। ई, ये, ए, ये, इनके प्रयोग में हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। इनके कारण हम कई बार जो है शब्दों को गलत लिख देते हैं। अब देखिए कहां पर कैसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आपने यहां पर देखना है कि आप ई, ए, ये का प्रयोग कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, नीचे देखिए, जहां क्रियापद हो वहां पर ई या ये होगा। जहां पर क्रियापद होता है वहां पर ई या ये होगा, और अन्य स्थानों पर ई या ए होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर ये क्रियापद होंगे, ठीक है, जहां पर क्रियापद होंगे वहां पर आपका ई या ये होगा, बाकी जगहों पर आपका ई या ए होगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो क्रियाएं बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने क्रियाएं बताई है, आया, गया, खाया, नहाया, ठीक है, आया, गया, खाया, नहाया। अब देखिए हमने कहा ये, तो आ, ना, खा, ना, जा, ना, नहा, ना को हमने चेंज कर दिया। कैसे, आया, गया, खाया, नहाया, ठीक है। अब इन्हीं स्थानों पर ये और ये का भी प्रयोग होता है, जैसे आए, गए, खाए, नहाए, या फिर आई, गई, खाई, नहाई। तो ये सब क्या है, क्रियापद। हमने कहा कि ये और ये का प्रयोग हमेशा क्रियापद पर होगा। जहां पर क्रियापद होगा वहां पर आपका क्या होगा, ये और ये का प्रयोग ये का प्रयोग होगा, ठीक है, और बाकी जगह ई का प्रयोग होगा। तो क्रियापद जहां पर भी होगा वहां पर आपका ई। अब देखिए, अब आप ये वाली गलती नहीं करेंगे। जहां पर भी आपको क्रियापद मिलता है वहां पर आप इस तरह शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर जहां पर क्रियापद नहीं होता है वहां पर आप इन दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होते हैं योजक चिन्ह। देखिए, हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया जाता है, इसे हाइफन भी कहते हैं। स्पष्टता के लिए किया जाता है, किसी बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं, किसी बात को आप साफ साफ तरीके से कह रहे हैं। तो द्वंद्व समास में, खास तौर पर द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला अब आपको जो हम इसके बाद कुछ टाइम बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम आपको आगे समास, संधि और ये सारी बाकी चीजें पढ़ाएंगे। अभी जितने भी लगभग छोटे छोटे टॉपिक्स थे हमारे व्याकरण से, हमने वो यहाँ पर पढ़ा दिया, और सारे टॉपिक्स लगभग इस तरह से आपके रिवाइज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास में पदों के बीच में हाइफन यानी कि योजक चिन्ह को रखा जाता है, जैसे राम, लक्ष्मण। योजक चिन्ह क्या होते हैं, जो दो समान पदों के बीच रखे जाते हैं, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। राम, लक्ष्मण, शिव, पार्वती, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुबह शाम। तो जो समान तरह के एक तरह से शब्द होते हैं उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, अब देखिए, सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाता है।
कहाँ कहाँ पर रखा जाता है? अगर आप सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे, जहां हम कंपेयर करते हैं, चांद सी सूरत, बताया था ना मैंने आप लोग को, कंपेयर जहां पर करते हैं, चांद सी सूरत, तो राम जैसा भाई, तुम सा बच्चा, या चाकू से तीखा, तो यहां पर क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसा और सा से पूर्व भी हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से सारे शब्दों में किया है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाता है जहां पर उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में यहाँ पर हमेशा आपका दूसरा पद प्रधान होता है, और क्या होता है, इसके बीच के जो योजक चिन्ह होते हैं, जो बीच के आपके परसर्ग होते हैं, उनका लोप हो जाता है, परसर्गों का लोप हो जाता है, बीच के जो कारक होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो इस पे हमने कहा कि वैसे तो इसमें हाइफन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वहीं पर प्रयोग होता है जहां उसमें भ्रम होने की संभावना हो। जैसे भूतत्व, भू तत्व, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ है। अगला है, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कई बार लोग लिख देते हैं, इन दोनों के बीच हाइफन लगा देते हैं, देशभक्ति, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, कई बार लगाया होता है इस तरह से। तो जैसे राम राज्य, ठीक है, राम राज्य, राम का राज्य, राजकुमार, राजा का कुमार, गंगा जल, गंगा का जल, ग्रामवासी, ग्राम के वासी, आत्महत्या। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती खास तौर पर। अब देखिए, भ्रम होने की संभावना वाले समस्त पद यदि अनिख यानी कि बिना नख के समस्त पदों में हाइफन न लगाया जाए तो उसे अनख पढ़े जाने से क्रोध का अर्थ भी निकल सकता है। यानी कि अगर आप इन शब्दों में हाइफन नहीं लगाएंगे, कुछ शब्द हैं जिनमें भ्रम पैदा होता है, यानी कि दो शब्द एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए उनके बीच में हाइफन लगाया जाता है ताकि उनको अलग अलग पढ़ा जा सके, उनके अर्थ को अलग अलग समझा जा सके। जैसे अनीति, ठीक है, अनीति, अनीति यानी कि नम्रता का अभाव, अनीति, ठीक है। और अगर इसको इस तरह से पढ़े अनिति, तो इसका अर्थ होता है थोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था भूतत्व, तो भूतत्व यानी कि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का कोई तत्व, और ऐसे अगर इसको लिखे भूतत्व तो ये है भूत होने का भाव, यानी कि समस्त पदों में यही सारी स्थिति होती है। जैसे अपरसर, जिसे किसी ने ना छुआ हो, और इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपरस, अपरस, ठीक है। अब देखिए हाइफन लगाने से देखिए क्या यहाँ पर चेंजेस आया, अपस, अपरस, अपरस, अ को अलग पढ़ा और परस को अलग पढ़ा, अपरस अर्थात जिसे छुआ ना गया हो। और अपरस, यहाँ देखिए अपरस, इसमें कोई हाइफन नहीं लगा हुआ है, जोड़ के हम पढ़ रहे हैं साथ में, तो ये एक प्रकार का चर्म रोग है, एक प्रकार का चर्म रोग है। तो इस तरह से ये सभी युग्म, वर्तनी, अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द हैं। और अभी आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों युग्म, वर्तनी और अर्थ की दृष्टि से अलग हैं। जैसे अर्थ भी अलग आ रहा है और वर्तनी भी बिल्कुल अलग है, लिखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब देखिए अव्यय, अव्यय शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। अव्यय शब्दों में हमने यहाँ पर काफी सारी जो चीजें हैं वो हमने पढ़ी थी कि अव्यय शब्द होते क्या है। देखिए अव्यय शब्द वे हैं जो संज्ञा या क्रिया के लिंग से प्रभावित नहीं होते, अर्थात संज्ञा के लिंग बदलने से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी लास्ट
ही हमने यहाँ पर अव्यय पढ़े थे, अव्ययों के भेद भी हमने यहाँ पर पढ़े थे, बहुत अच्छे से अपना टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया था। तो हमने यहाँ पर कहा अव्यय, अ अर्थात बिना, व्यय अर्थात खर्च के, अव्यय यानी कि एक तरह से अपरिवर्तित, जिसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये क्रिया या संज्ञा या क्रिया के लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होते हैं, काल से प्रभावित नहीं होते हैं, अपने आप को एज इट इज बनाए रखते हैं, अपने आप में कोई चेंजेस नहीं करते। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे कि आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपए मात्र। तो ऐसे जो शब्द हैं ये सारे अव्यय शब्द हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए तक और साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाते हैं, यहां तक, आपके साथ, ठीक है। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं। अब देखिए ये जो चीजें हैं, जो अव्यय में जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर रह गई हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहां से, वहां से, सदा से, ठीक है। अब देखिए जो समानार्थक शब्द होते हैं, जी, अव्यय को भी पृथक लिखा जाता है, जैसे कि कन्हैया लाल जी, महात्मा जी, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। यदि श्री और जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर जाते हैं, जैसे श्री राम, राम जी लाल, सौम्या जी आदि, ठीक है। समस्त पदों में प्रीति, मात्र, यथा आदि अव्यय को जोड़कर लिखे जाते हैं, पृथक नहीं, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिशत, नाम मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पर क्लियर की अपने हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई, जो कि छुटपुट हमारी अभी तक शेष रह गई थी, और एक तरीके से सारी चीजें आपको अभी तक यहाँ पर रिवाइज भी हो गई है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपने जो कुछ नोट डाउन किया होगा उसको घर पर जरूर रिवाइज करें, यही आज का आपका होमवर्क है। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।